हाय दोस्तों, मैं M.K. सिंह आई आनंद इंग्लिश क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है प्रीपोजिशन संबंधी कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ही आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस सेगमेंट में आपको कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जानकारी ग्रामर कैसे देता है इस तरह से और उसे कंपटीशन किस तरह से लेता है, आप इसे समझेंगे क्या। तो देखिए ग्रामर क्या कर रहा है। आज की जो जानकारी आ रही है आप उसको गौर से सुने। नो यूज ऑफ एनी अदर प्रीपोजिशंस विथ these words. No use of any other prepositions with these words. कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में जिनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ये जानकारी मिल रही है हमको जानकारी क्या दी जा रही है ग्रामर के आधार पर कि कुछ ऐसे शब्द हैं अंग्रेजी में, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शब्द अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। क्लियर? अगर उनके साथ आप किसी भी तरह के प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तब ग्रामर के आधार पर आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जानकारी ये दी जा रही है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए उन शब्दों के बारे में भी कुछ कहा गया, उन शब्दों को भी देखिए, समझिए क्या। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है वो शब्द हैं आंसर, अटैक, असॉल्ट, डिस्कस, विजिट, अवेट, accompany, despite, describe, illustrate, escape, comprise। इन चीज़ों को लगभग मैंने 12 शब्दों को इसमें लिया है। शब्द और भी हैं लेकिन मैंने उन्हीं शब्दों को इस सेक्शन में रखा है जिनका संबंध कंपटीशन से है, कंपटीशन में पूछा जा चुका है। वास्तविक तौर पर इस पॉइंट का मज़ेदार पहलू क्या है आप इसे समझिए। मज़ेदार पहलू ये है कि ये जो 12 शब्द मैंने रखा है इनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? लेकिन अब इसके हिडन क्या इंफॉर्मेशन है आप उसे समझो। ये तो ग्रामर ने कहा है ऐसा। अब देखिए इसको कंपटीशन कैसे लेता इसे समझो। कंपटीशन यहीं से ग्रामर के पॉइंट से कंपटीशन अपने क्लू को ढूंढता है और वहां लाकर हमें फंसाता है। जिन चीज़ों को हमें अगर थोड़ा सा भी अटेंटिव होकर उस पर हम काम करें, अपने ब्रेन को अलर्ट रखें वहां पर, तो शायद वैसे परेशानियों को हम सहजता से दूर कर लेंगे जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं। चलिए अब इन चीज़ों को समझिए। इसमें ऐसे शब्दों के साथ ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए मान लिया, लेकिन इसी के जस्ट कॉन्ट्राडिक्शन में आप ये भी जानकारी रखें कि इस 12 में से जो फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं, प्रथम 5 शब्द, फर्स्ट 5 वर्ड्स कौन? ये आंसर, अटैक, असॉल्ट, डिस्कस, विजिट, ये जो 5 शब्द हैं आप याद रखें कि ये 5 शब्द अपने साथ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं। मेरी बात को गौर से सुने, मैंने क्या कहा, पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि ऐसे शब्दों के साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। सही है? लेकिन अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन में आके मैं क्या बोल रहा हूं आप उसे सुनो। इस 12 शब्द में से जो फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं कौन कौन? आंसर, अटैक,
shall, discuss, visit। ये 5 शब्द अपने साथ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं। यही है कंपटीशन का खेल। यहाँ ग्रामर कर रहा है कि ऐसे शब्दों के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, जबकि फिर दोबारा उल्टा में ये बोला जा रहा है कि इसमें जो 5 शब्द हैं जो अपने साथ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं। तो अब आपको ये जानना होगा इसकी पचड़ी से बचने के लिए कि हम कब ये एक जगह कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन नहीं आएगा, दूसरे जगह कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन आएगा। इसे समझने का भी एक तरीका है जिसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर इन चीज़ों को अगर आप याद रखो तो फिर आपके साथ कोई समस्या ही नहीं आने वाली। देखो क्या बात है, ये 5 शब्द कौन कौन? तो आंसर, अटैक, assault, discuss, visit, क्यों कहा गया कि इनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है? अब फिर क्यों कहा गया कि ये विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन लेते हैं? अभी दोनों बात को याद रखिए क्या कहा गया। तो याद रखें, ये 5 शब्द आपस में वर्ब हैं और ये 5 शब्द आपस में नाउन है। बस यही इसका खेल है। ये 5 शब्द आंसर, अटैक, असॉल्ट, डिस्कस, विजिट, ये 5 शब्द आपस में वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं। अब इन चीजों को आप याद रखो क्या कि अगर ये 5 शब्द, अब ये समझना है कि कब ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा और कब ये प्रीपोजिशन लेगा। इसको पकड़ने का क्या तरीका आया कि अगर किसी सेंटेंस में ये 5 वर्ड्स, ये 5 शब्द वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया होगा, वर्ब बनकर आया होगा वाक्य में, तब इनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। कब नहीं होगा किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन? जब ये किसी वाक्य में 5 शब्द क्या बनकर आएगा? वर्ब। तब इनके साथ किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग आप ना करो। कोई प्रीपोजिशन मत लो। लेकिन जब यही 5 शब्द किसी वाक्य में वर्ब के रूप में नहीं, वर्ब बनकर नहीं, नाउन के रूप में, नाउन बनकर किसी वाक्य में आ जाए, यानी नाउन की तरह प्रयोग किया गया हो इनका, इन शब्दों का, तब निश्चित तौर से इनके साथ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अब स्थितियां क्लियर हुई या नहीं? कब ये सारे शब्द अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेंगे? ये 5 शब्द कब अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेंगे? तो ये 5 शब्द तब अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेंगे जब इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में किया गया होगा। और कब ये 5 शब्द अपने साथ विभिन्न प्रकार के प्रीपोजिशन लेंगे? तो तब लेंगे जब ये किसी वाक्य में वर्ब नहीं, नाउन बनकर आया होगा, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होगा, तब हम इनके साथ प्रीपोजिशन लेंगे। आप एग्जाम्पल से समझिए। एक बात और आपको जानना है यहाँ, चूंकि मैंने नाउन शब्द का प्रयोग किया, आप एक बात और समझो जो आप जानते हो मानते नहीं हो। एक साधारण वाक्य की रचना जो हम करते हैं तो पहले क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद का जो स्थान होता है किसी सेंटेंस में वो क्या होता है? वर्ब। और वर्ब के बाद का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये 3 प्लेस हम लेते हैं एक सिंपल सेंटेंस के लिए। जहां से जिस स्थान से वाक्य की शुरुआत होती है उस स्थान का नाम होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का जब स्थान पूरा हो गया उसके बाद का जो स्थान आता है वाक्य में वह स्थान होता है वर्ब का। और वर्ब के बाद जो वाक्य में आएंगे कुछ भी वो उस स्थान का नाम होता है ऑब्जेक्ट। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखो, नाउन या प्रोनाउन का केवल 2 ही फंक्शन है। क्या?
आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये जो दो स्थान होते हैं किसी वाक्य में, यहाँ पर कौन आता है। तो नाउन और प्रोनाउन का दो फंक्शन है क्या, तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना या किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना। इससे क्या समझे आप कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है किसी सेंटेंस में, वह नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है, वहीं पर नाउन आता है। अब आप समझे, अगर इन शब्दों का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ है तो इसका मतलब है कि ये सब वाक्य में या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे और या नहीं तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तब ये नाउन है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे तब ये नाउन है। और याद रखिए, जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यानी वर्ब के स्थान पर आएंगे तब ये प्रीपोजिशन लेंगे नहीं, क्योंकि ये वर्ब हो जाएंगे। क्लियर। अब इन चीजों को हम लोग एग्जाम्पल से पकड़ते हैं। She answered to the questions. इस वाक्य में आंसर शब्द का प्रयोग हुआ। आप गौर करो इसको, यही चीज आपको पकड़ना है। तो इस वाक्य में जहां से वाक्य की शुरुआत होती है वो कौन सा प्लेस होता है, सब्जेक्ट। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, सी। सब्जेक्ट के बाद वाक्य में क्या आता है, वर्ब। देखिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ आया वर्ब, वर्ब के स्थान पर क्या आ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। यानी इस वाक्य में आंसर शब्द का प्रयोग आपने किस रूप में किया है, वर्ब के रूप में किया है या नाउन के रूप में किया है, देखा जाए तो आपने किस रूप में किया है, वर्ब के रूप में। और जब वर्ब के रूप में आंसर शब्द का प्रयोग होगा तब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नाउन का चाहिए। यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन टू लगा दिया और इस आधार पर यह वाक्य क्या हो गया, गलत। क्योंकि आंसर जब किसी सेंटेंस आंसर प्रीपोजिशन लेता है, आंसर टू भी लेता है, लेकिन कब, जब वह नाउन के रूप में आएगा तब। लेकिन इस वाक्य में आया है किस रूप में, तो वर्ब के रूप में। अतः हम इसको सही करेंगे और क्या लिखेंगे, ये गलती हो गई हमारी। अब इसको सही करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी आंसर्ड द क्वेश्चंस। एकदम माइन्यूट ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं समझ सकते, नहीं पकड़ सकते, और ये सही हो गया। क्लियर। अब इसी आंसर का दूसरा मोड देखो आप, यानी नाउन के रूप में हम ऐसा लिखते हैं, She gave an answer to the questions। now look at here, इस वाक्य में भी आंसर शब्द आया। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है, देखिए सी। सी है सब्जेक्ट इसका, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। वर्ब कौन हो गया, ये। और वर्ब के बाद का क्या पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में आंसर किस स्थान पर आया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब आता है जो चीज, वो क्या होता है, नाउन। ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं, तो ऐसे भी नाउन हुआ। दूसरा देखिए, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नाउन के पहले होता है, इनके पहले आर्टिकल भी आया है। इससे भी जाहिर है कि ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल ए एन का प्रयोग वर्ब के पहले नहीं होता है, यदा कदा होता है लेकिन वर्ब के पहले नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर तो ये नाउन है। और अगर किसी वाक्य में आंसर का प्रयोग आप नाउन के रूप में करोगे तब उसके साथ क्या करना चाहिए, तो सब प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। तो नाउन क्या चाहिए, आपने प्रीपोजिशन लिया है या नहीं, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू आपने लिया कि नहीं, बताइए ये प्रीपोजिशन सही है या गलत, तो सही है।
इस तरह के टेक्निक को पकड़ना पड़ता है। लैंग्वेज ये है कि ऐसे शब्दों के साथ किसी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। हकीकत ये है कि जब हम प्रयोग में आते हैं, इन शब्दों के नेचर को जब हमने खंगाला, देखा, समझा, तब पता चला नहीं, ये जो शब्द हैं ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एक से अधिक ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्सेदार हैं। ये नाउन भी हैं और ये वर्ब भी हैं। इस तरह के खेल में हमें फंसाया जा सकता है कि हमें याद है कि वर्ब रहेगा तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन यही शब्द कहीं नाउन बन गया तब ये प्रीपोजिशन लेगा। एक और एग्जाम्पल आप देखते हैं। पाकिस्तान attacked on India in 1971। इसमें अटैक शब्द आएगा। इस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? जिससे शुरुआत होती है वो प्लेस होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? पाकिस्तान। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वाक्य में? वर्ब। अटैक आया, अटैक यहाँ क्या बन गया? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। आप यहाँ निरीक्षण कीजिए कि आपने अटैक शब्द तो प्रयोग किया है इसमें, और अटैक इसमें क्या बनकर आया? नाउन बन के या वर्ब बन के? वर्ब बन के। और जब वर्ब बन के आएगा अटैक, तब उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आएगा नहीं। और हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि वर्ब है, अटैक यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, और इसके साथ हम लोगों ने प्रीपोजिशन ऑन लगा दिया, जो ग्रामर के आधार पर ये करेक्ट नहीं हुआ, गलत हो। अब इसको सही करेंगे तब हम क्या लिखेंगे? तो इस तरह से लिखेंगे, पाकिस्तान attacked India in 1971। सही हो गया, यहां से प्रीपोजिशन हटा और वाक्य करेक्ट हो गया। क्लियर? ये तो वर्ब का था, नाउन से भी लाया जा सकता है। कैसे? आप वो भी देखिए। पाकिस्तान made an attack on India in 1971। ना लोग कैसे? इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? पाकिस्तान। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद के पोजीशन को क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब कौन हो गया? मेड। वर्ब के बाद के पोजीशन को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो आता है वो क्या होता है? नाउन। ऐसे भी देखिए आर्टिकल के नियम से, आर्टिकल एन का प्रयोग नाउन के पहले होता है। नाउन अटैक इस वाक्य में क्या बना? नाउन। और जब अटैक का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन के रूप में होगा, जब अटैक का प्रयोग किसी वाक्य में नाउन के रूप में होगा तो नाउन लोग कहते हैं उसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा कि नहीं? अतः यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन जो आपने लगाया है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि यहाँ पर अटैक का प्रयोग आपने नाउन के रूप में किया। कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए, एक असॉल्ट शब्द है, शायद आप लोग इसका अर्थ जानते भी होंगे। असॉल्ट, अटैक मतलब हमला और हमला करना, आक्रमण और आक्रमण करना दोनों होता है। असॉल्ट मतलब भी वही होता है, लेकिन उसका आता है निर्णायक हमला, अंतिम हमला, निर्णायक। जैसे आप ये सब सेना वगैरह करती हैं, जैसे मुंबई कांड हुआ था, एनएसजी अपना ऑपरेशन चला रहा था, तो आप मीडिया से भी सुने होंगे कि एनएसजी का असॉल्ट जारी है। वहाँ पर इनकाउंटर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, असॉल्ट शब्द का प्रयोग हुआ। क्लियर?
दोनों का एक ही चीज़ है, प्रिपोजिशन भी समान ही लेता है, सॉल्ट भी ऑन लेता है, अटैक भी ऑन लेता है, दोनों का मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। अटैक मतलब अटैक नाउन भी है, अटैक वर्ब भी है। नाउन है तो हमला और वर्ब है तो हमला करना, और यही निर्णायक हमला, अंतिम हमला, उसको शॉर्ट करते हैं डिस्कस। आइए अब इसको भी देखते हैं। पकड़िए एग्जाम्पल को, आप लिखते हैं आई डिस्कस्ड with her। I discussed with her, मैंने उससे चर्चा की, मैंने उससे बात की। इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब। वर्ब के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में डिस्कस का प्रयोग आपने किस रूप में किया? वर्ब के रूप में। और जब डिस्कस का प्रयोग किसी वाक्य में वर्ब के रूप में होगा तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन आएगा? ना लुक एट हियर, यहाँ हमने प्रीपोजिशन ले लिया विथ। बताओ आप सही है या गलत? यहाँ पर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग गलत है, अतः इसको सही करेंगे तो क्या लिखेंगे? हम ऐसा लिखेंगे आई डिस्कस्ड हर। लेकिन अब आप ये भी देखिए, I have a discussion with her। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। देखिए डिस्कशन का प्रयोग आपने कहाँ पर किया? और डिस्कशन ऑलरेडी नाउन है, डिस्कस से डिस्कशन नाउन बन जाता है। साधारण नियम है, अगर अंग्रेजी की किसी शब्द के अंत में ION लग जाए तो वो नाउन हो जाता है, किसी शब्द के अंत में CE लगा हुआ है तो वो नाउन हो जाता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसके अंत में S लगाने से वो नाउन हो जाता है, आप जानते होंगे। तो इन चीज़ों को आप समझें कि नाउन ऑलरेडी है, और जब नाउन है डिस्कशन तब इसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग। यहाँ हुआ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग, जो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इसलिए डिस्कशन यहाँ पर क्या किसका काम कर रहा है? नाउन का। और नाउन की तरह जब डिस्कशन का प्रयोग होगा तब उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा। अब कॉमन कंफ्यूजिंग शब्द वो बताता हूँ मैं। विजिट बहुत लोग जानते हैं, और प्रायः लोग विजिट का प्रयोग जो करते हैं वर्ब के रूप में करते हैं और वहाँ प्रीपोजिशन लगाते हैं बोलचाल की भाषा में। आप गौर करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर यहीं से गलती शुरू होती है। जो हमें ऐसा होता है कि मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी है, लेकिन हम फंस कहाँ जाते हैं? आप उसे सुनो। आप लिखते हो वी visited to Delhi। बहुत लोग जब बोलते हैं इस क्रम में आप सुनेंगे ऐसे ही बोलते हैं, वी विजिटेड टू दिल्ली। अब यहाँ अपने पॉइंट को आप याद कीजिए। विजिट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में सर विजिट वर्ब भी है, भ्रमण करना, और विजिट नाउन में है भ्रमण। तो अगर किसी वाक्य में विजिट का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे तब क्या कहता है? किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए इस वाक्य का सब्जेक्ट है वी, वर्ब कौन हो गया? विजिटेड, और इसके साथ आपने यहाँ ले लिया प्रीपोजिशन, जो गलत किया। अतः इसको सही करेंगे और बोलेंगे ऐसा, वी विजिटेड दिल्ली। करेक्ट एक्सप्रेशन ये है, ना कि प्रीपोजिशन लेके। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में विजिट वर्ब बनकर आया, और यह रूल है कि जब किसी वाक्य में विजिट वर्ब बन के आएगा तो अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा। लेकिन वही विजिट नाउन बनकर आएगा तो निश्चित तौर से उनके साथ प्रीपोजिशन आएगा। कैसे? वो भी देखिए।
we made a visit to Delhi. Subject, verb, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया विजिट के क्या बना, नाउन। और जब नाउन बना तो ये अपने साथ क्या लिया, प्रीपोजिशन। तो विजिट का प्रयोग अगर नाउन के रूप में किया जाए, विजिट का प्रयोग अगर किसी वाक्य में नाउन के रूप में किया जाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा कि नहीं। देखिए प्रीपोजिशन आया कि नहीं, और बात बिल्कुल सही है। इस तरह की चीजों को अगर बारीकी से देखो, थोड़ा सा अटेंशन रखो, तो शायद बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हो। पढ़िए, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, हर काम करने में डरो लेकिन पढ़ाई में मत डरो। फितरत है इंसान की, हमारी तुम्हारी दुनिया में किसी की भी। इंसान 3 तरह से सीखता है, सीखने के उसके 3 कायदे होते हैं। पहला जो इंसान सीखता है वो तरीका होता है, सबसे अच्छी तरीका क्या होती है, देखकर। जैसे अभी आपको ताजमहल के बारे में लिखने कहा जाए, आपके पास बुकिश नॉलेज है, किताब में आपने पढ़ रखा, कभी आप आगरा जाकर ताजमहल को नहीं देखा, आप लिखोगे, जरूर लिखोगे, लेकिन आप उतनी चीज़ों को लिखोगे जितनी बातों को आपने पढ़ा है। लेकिन मेरा दावा है कि एक बार आप आगरा जाकर ताजमहल को देख लो और उसके बाद आओ और आपसे कोई कहे कि तुम ताजमहल पर लिखो, देखो फिर भी आप लिखोगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी लिखोगे जो और किसी किताब में आपने पढ़ा नहीं। तो देखकर आपने कितना समझा ये पता लग जाता है। इंसान सबसे पहले सबसे कोई भी चीज़ को सीखता है तो देखकर। ये तो पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, सुनकर। इंसान सुनकर भी ज़्यादा समझता है, सीखता है। आप लोग करते हो, लेकिन आप लोगों को इस पर कोई अंदाज ही नहीं पड़ता कि हम लोग भी ऐसा करते हैं क्या। बिल्कुल ऐसा करते हो। देखिए जितने भी सीडीज आते हैं मार्केट में, नए नए सॉन्ग्स आते हैं, फॉक आते हैं, जिसको आप सुनते हो, क्या आपको पता है वो कौन सा राग में गाया गया? क्या आपको पता है कि कौन सा बीट है, कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा सुर है? पता है? ये भी पता नहीं है। क्या आप उसको लिखते हो कहीं? क्या आप उसको पढ़ते हो कहीं? केवल क्या करते हो, बाजार में जाते आते हो, सुनते हो, और उसके बाद सुनते सुनते आपको याद हो जाती है। आप जिसको न पढ़ते हो न लिखते हो, जिसका मीनिंग तक नहीं जानते हो कि ये स्क्रिप्ट में आया तो ये कौन सा राग है, ये कौन सा नोड है, कौन सा बीट है, कौन सा रेजोनेंस है, कौन सिंगर है, आई डोंट नो, लेकिन उसी नोड, उसी राग, उसी बीट पर आप भी सुनते सुनते गुनगुनाने लगते हो। तो बताओ इंसान सुनकर ज़्यादा सीखता है या नहीं? दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, आपके घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर है, वहाँ सुबह शाम हनुमान चालीसा बजता है। आप देखो 1 माह के अंदर आपको हनुमान चालीसा याद हो जाएगा। भले आप लिखो मत हनुमान चालीसा को, कुछ मत करो, नहीं भी चाहते हुए भी तुमको हनुमान चालीसा याद हो जाएगा। ये सुनकर इंसान सीखता है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा और फैंटाबुलस तरीका है समझने का, सीखने का। मालूम है कौन सा? वह है लिख कर। और ये कॉन्सेप्ट एक मूर्ख भी जानता है, इलिटरेट निरक्षर भी जानता है इस चीज को। कैसे? तो किसी मूर्ख के पास भी चले जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, निरक्षर है, अक्षर का बोध नहीं, आप उसके पास जाके ये समस्या रखो कि अंकल पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्या करें? देखिए वो क्या कहेगा, हैं भूल जाते हो, 10 बार लिख, 10 बार लिख, अपने याद हो जाएगा। यानी लिखने से याद होता है, लिखने से मेमोरी बढ़ता है। ये 3 कायदे हैं, किसी भी इंसान की फितरत है, वो उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, सब है। ये 3 तरीके से इंसान बहुत बेहतर ढंग से अपना ब्रेन का एनालिसिस करता है, समझता है। तो क्या पहला हुआ देखकर, दूसरा क्या हुआ सुनकर, और तीसरा क्या हुआ लिखकर। और आजकल के लड़कों में सुनने की बीमारी तो है, लेकिन लिखने की बीमारी खत्म हो गई है। लिखना ही नहीं चाहता। हम लोग क्लास में भी देखते हैं बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ तो कॉपी है, कलम है, लेकिन मोबाइल निकाल के फोटो खींच लेगा। समय लगेगा। जैसे उसको बहुत अर्जेंट है बाहर निकलना, तो जेल में था क्लास से छूटने का, 2 मिनट रुक के उतार नहीं सकता, मोबाइल में खींच लेगा। अब बाहर जाकर आधा घंटा बैठ के हाँ ये करेगा, उसके लिए समय है, लेकिन 2 मिनट रुक के रिस्क लेंगे। यही चीज़ है। तो सुनने का तो ढंग आपका है, लेकिन लिखने के में थोड़ा सा परहेजी हो गए हैं।
कितना कम लिख सकें। कंपटीशन में आके क्या सोचते हैं, कोई ऐसा टैबलेट मिल जाए जो हम लोग खा लें, आ जाए कंपटीशन में तुरंत हो जाए। तो भैया याद रखना, ऐसा कोई टैबलेट ही नहीं बनाया अभी तक। इसका एक ही टैबलेट है, तुम अपने आप को जानो और अपने आप को मेहनती बनाओ। जितना मेहनती बनाओगे कंपटीशन में उतने करीब आ जाओ। दिस इज अ ग्रेट थिंग। ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठने दो, मनन करो कि सर ने ऐसी बातें क्यों कही। दिस इज द थिंग टू डू। पढ़ाई के अलावा यही चीज़ करनी है आपको, और अगर ऐसा करते हो तो देखो मेरी कही गई बातें आपके लिए कितनी उपयोगी हो सकती हैं, आने वाले समय में आपको आनंददायी कर सकता है। और इसी के साथ आज का इस सेगमेंट को हम यहाँ रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।